नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दर्पण सिविल सर्विस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दर्पण सिविल सर्विस द्वारा प्रतिदिन निःशुल्क रूप से प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो अगर अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है या फिर चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लें और चैनल ज्वाइन करें, ताकि हमारे द्वारा चलाई जा रही प्रतिदिन की निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें, टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। तो चलिए आज हम अपने प्रीलिम्स के 25 क्वेश्चनों के साथ चलते हैं, जो कि भारतीय संविधान के पहले पार्ट भारतीय शासन अधिनियम 1919, 1935 और संविधान सभा से के आसपास से रिलेट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वह की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। कब की गई थी? 1774 में की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में की गई थी। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एम्बे, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1961, 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो यह किया गया था 1861 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में जो है, मतलब कि भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम बार प्रयास किया गया था। इसमें क्या हुआ था, पर इसके विस्तार से देखते हैं थोड़ा सा कि 1861 में प्रथम के मतलब 1861 द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया था। क्या किया गया था? परिषद का विस्तार किया गया था। इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करके उन्हें विधायी कार्यों में भागीदारी प्रदान की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद में जो है विधेयता मतलब ज्यूरिस्ट के रूप में एक पांचवें सदस्य को शामिल किया गया था। इसके द्वारा ही विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई थी। तो कुल मिला के पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत भी कब से की गई थी? 1861 से की गई थी। इसमें जो है 3 भारतीय को शामिल किया गया था 1861 में। किसको किसको शामिल किया गया था? 3 भारतीय। ये बनारस के राजा थे एक, दूसरे थे पटियाला के महाराज और तीसरे थे सर दिनकर राव। तो ऐसे 3 लोगों को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर चर्चा करने की शक्ति जो प्राप्त हुई थी वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुई थी ना। 1861 में जो भारतीय प्रतिनिधि शामिल किए गए थे, इसमें 1892 में बजट पर चर्चा करने की इनको अनुमति मिल गई थी भारतीयों को। इसमें क्या हुआ था, डिटेल से देखते हैं इसकी, कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय को परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी और परिषद के कार्यों का विस्तार भी कर दिया गया था। इसके तहत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी गई थी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। शक्ति तो थी कि चर्चा आप कर सकते हो, चर्चा करने की शक्ति है, लेकिन आप मतदान नहीं कर सकते, है ना। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ जो है किया जाना इस अधिनियम का एक प्रमुख विशेषता थी। यहाँ से अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी स्टार्ट हो गया था। तो हमारा सही आंसर जो होता है वह होता है 1892 के अधिनियम से बजट पर चर्चा करने का शुरुआत की गई। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका बनाई गई? तो किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनी विधायिका बनाई गई थी। इसमें क्या हुआ था कि 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार हो गया था। इसमें महिलाओं को मत देने का जो मताधिकार प्राप्त हो गया था। और इसमें प्रांतों में द्वैत शासन का मतलब लगाया गया था। जो इसको 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लगा था। कहाँ पे? प्रांतों में द्वैत शासन लगा था। ठीक है, और इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू की चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है ना। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो वर्मा जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं हमें,
किस नाम जानते हैं, म्यांमार के नाम जानते हैं। तो किस अधिनियम के फलस्वरूप जो है भारत से अलग कर दिया गया? पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1919, 1909, 1935, 1947। तो जो 1935 का अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके तहत जो है वर्मा को कब, वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया एवं उड़ीसा एवं सिंध नाम के दो नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट कवर हो जाते हैं। एक तो किस अधिनियम के तहत अलग किया गया था, 1935। दूसरी चीज़ कब किया गया था, 1937 में किया गया था। और इसमें जो इसी अधिनियम में दो नए प्रांत बने थे, एक तो बना था उड़ीसा और दूसरा सिंध, दो नए प्रांत बनाए गए थे, है ना। और दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट हमें एक ही क्वेश्चन से मिल जाते हैं यहाँ पे। तो सही ऑप्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापित करने का प्रावधान जो है शामिल किया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया था? तो वह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का अधिकार दिया गया था या प्रावधान किया गया था। क्या हुआ था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह लागू नहीं किया जा सका क्योंकि देश ने इसमें शामिल होने से जो है इनकार कर दिया था। देशवासियों ने मना कर दिया था कि हम इस पे शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1935 के अधिनियम से मिली थी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति जो है आर्टिकल 123 के अंतर्गत दी गई है। कहाँ दी गई है? आर्टिकल 123 के अंतर्गत दी गई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई थी? तो संघीय शासन प्रणाली जो है भारत में कहाँ से ली गई थी? कनाडा से ली गई थी, है ना। संघीय शासन प्रणाली भारत में कनाडा से ली गई थी। भारत में संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई थी। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है और भारत में आवश्यक शक्तियों पर जो है, आवश्यक शक्तियों पर विधि बनाने का अधिकार जो है संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करने आदि का बंद कनाडा के संबंध से लिया गया है। जो राज्यपाल को विचाराधीन के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास पहुंचाने के लिए रखा जाता है, विचाराधीन विधेयक को, यह भी कनाडा से लिया गया है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर होता है संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई थी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियों जो है किसको दी गई थी? अपशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान पालिका को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को। तो जो संघीय व्यवस्था अपशिष्ट शक्तियों की जो थी, अपशिष्ट शक्तियाँ थी, वो किसको दी गई थी? वह गवर्नर जनरल को दी गई थी। क्या हुआ था यहाँ पे? शक्तियों का विभाजन जो है 3 रूप में किया गया था। एक संघ सूची बनाई गई थी, एक तो होती है प्रांतीय सूची और तीसरी होती है संवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूची बनाई गई थी, संघ, प्रांतीय, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची कहते हैं जिसे। और एक अपशिष्ट शक्तियाँ थी। अपशिष्ट शक्तियाँ क्या थी? अपशिष्ट शक्तियाँ जितनी थी तो उसकी मतलब कि किसको दी गई थी? उस पर निर्णय कौन ले सकता था? उस पर निर्णय ले सकता था गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल था उस टाइम भारत का, वह ले सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, FR, है ना, फंडामेंटल राइट हैं, वो यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। जो भारतीय संविधान में भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक समाविष्ट है ना, फंडामेंटल राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो अम्बेडकर साहब थे, वो कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे? पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो जो बाबा साहब थे, बाबा साहब बम्बई प्रेसिडेंट से नियुक्त हुए थे या निर्वाचित हुए थे।
प्रारंभिक चुनाव जब 1946 में हुआ था, वहां से भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंट के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे, है ना। तो सही ऑप्शन होता है बम्बई प्रेसिडेंट। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो जो सी गोपालाचारी थे वह थे कौन? शिक्षा एवं कला मंत्री थे। ये कौन थे? सी गोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। वहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, खाद्य और कृषि मंत्री थे। वहीं पर देखा जाए तो जगजीवन राम ये थे श्रम मंत्री। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है अंतरिम सरकार में किसी भी पद पर नहीं थे, है ना। ये जो थे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया था। ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 24 अगस्त 1946 को किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। ठीक है। जिसमें जो अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद मुखर्जी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति के तौर पे इनको मान्यता दी गई थी कि इनको अध्यक्ष पद दिया गया था। जबकि द्वितीय बैठक कब हुई थी? द्वितीय बैठक हुई थी, प्रथम अधिवेशन हुआ 19 को, द्वितीय हुआ था 11 को और तृतीय हुआ था 13 दिसंबर को हुआ था। ठीक है। इस प्रकार 3 अधिवेशन हुए थे और अंतिम अधिवेशन जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। पर अभी का सही आंसर हो जाता है 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है। अगला चलते हैं। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो संविधान सभा के समक्ष जो संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। किसने की थी? तीसरी बैठक जब 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुत्वता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तो हमारा किसके द्वारा की गई थी यहाँ पे देखते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो जो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा में टोटल 11 बार अधिवेशन आयोजित किए गए थे, है ना। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान जो है 11 अधिवेशन और कुल अवधि जो है 165 दिन आयोजित किए गए थे। संविधान सभा मतलब संविधान निर्माण पर कुल जो है टोटल खर्च आया था वह 64 लाख रुपए का आया था। हमारा ऑप्शन बी सही होता है, 11 अधिवेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे मिस हो गया है शायद। 17 चलते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो जो संविधान सभा में सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वह प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन डी सही होता है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया था और स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था।
मतलब कि एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनता के बीच में से चुने गए थे। तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विधानसभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर जी, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी। तो जो कानूनी सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। कौन थे कानूनी सलाहकार? बी.एन. राव। व्याख्या देखते हैं इसकी कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव बी.एन. राव की नियुक्ति की गई थी। बाद में इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1950 से 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी दिया गया था। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कब से कब तक? 50 से लेकर 52 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति या ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं इसको, मतलब कि संविधान की ड्राफ्टिंग का काम किया था इस कमेटी के द्वारा। तो एन गोपाल स्वामी आयंगर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। यहाँ पे पूछा गया है कि सही उत्तर का चयन करना है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर थे हमारे 1 और 3, मतलब कि एन गोपाल स्वामी और आयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर जी जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। पंडित जी और सरदार पटेल नहीं थे, है ना। तो यहाँ पे इसमें टोटल जो है कितने सदस्य थे? 7 सदस्य संख्या थी। सदस्य संख्या कितनी थी? 7 थी। देखते हैं कौन कौन से। संविधान सभा की प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे तथा अतिरिक्त इसमें 6 अन्य मेंबर भी थे, जो इस प्रकार हैं: एन गोपाल स्वामी आयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र। इनके स्वास्थ्य कारणों के त्यागपत्र थे। इनके पास जो है माधव राव जी ने पद को संभाला था। डी.पी. खेतान, इनके बाद भी जो है टी.टी. कृष्णमचारी ने पद को संभाला था। एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे सारे जो है कृष्ण भगवान से मेल खाते हैं, जो गोपाल, मुंशी, कृष्ण, है ना, सारे भगवान के नाम हैं यहाँ पे। मोहम्मद, है ना, माधव, कृष्णमचारी। इस प्रकार से 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 के द्वारा किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था। डिटेल में क्या है इसका? भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 199 सदस्यों में से उपस्थित 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान को कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि। कब किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला 21 चलते हैं। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो वर्ष 1950 को भारत ने राष्ट्रगान अपना जनगण मन अपनाया। जनगण मन की रचना जो किसने की थी? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी 1911 में। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान के गायन में जो है 52 सेकंड होता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है विशन नारायण धर ने की थी। तो इस प्रकार से जनगण मन की जो पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। सही ऑप्शन है वर्ष 1950 में। अगला, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अंबेडकर जी, कृपलानी जी, नेहरू जी या फिर अय्यर जी? तो यहाँ पे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, वहीं अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर जो है इसके सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे।
तो यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे इसके संविधान समिति के? जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन है, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होता है कि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, है ना। क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी कारण जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू करने का निर्णय लिया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, डीपीएसपी, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है वह कहा जाता है उद्देशिका को। और यह किसने कहा है? संविधान की उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किया मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा है ना, राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा है। तो उद्देशिका यहाँ पे हमारा एकदम सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन, सर आइवर जेनिंग्स, केसी हियर, डी बसु। तो जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार हैं। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की अवधारणा दी थी। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। केसी वियर के अनुसार जो है भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से के संविधान से था। इसकी जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी, है ना। तो सहकारी संघवाद किसने कहा था? इसको जी ऑस्टिन जी ने कहे थे। तो इस प्रकार आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद। इसका जो पीडीएफ है आपको दर्पण सिविल सर्विस के ऐप पे या फिर टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। एक दो जगह त्रुटि हुई है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 मिस हो गया है, तो हम उसको पीडीएफ फाइल में कंप्लीट कर देंगे। बाकी आप दर्पण सिविल सर्विस का ऐप ज्वाइन कर लें, चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलें, प्रैक्टिस करें और इसका डिस्कशन लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।